हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अपनी सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 3 नियोजित विकास की राजनीति के बारे में। देखेंगे कि आखिर किस तरीके से हमारे देश के नेताओं ने तीसरी समस्या को सुलझाया, क्या क्या मेन पॉइंट्स है इस चैप्टर के अंदर, और हर चीज को डीपली डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमारे को क्या पढ़ना है। अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत के सामने विकास के दो मॉडल कौन कौन से थे और उन दोनों मॉडलों की विशेषताएं क्या थी। फिर हम देखेंगे कि भारत में जो विचारधाराएं थी, लोग क्या मानते थे कि किस तरीके से विकास किया जाना चाहिए। तो दोनों विचारधारा, वामपंथी और दक्षिणपंथी, के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे नियोजन की व्यवस्था के बारे में कि किस तरीके से नियोजन क्या था और भारत ने नियोजन को किस तरीके से अपनाया। योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग के कार्य देखेंगे। पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि दोनों ही पंचवर्षीय योजनाएं कैसी थी, किसने बनाई थी और इसके क्या प्रभाव हुए। उसके बाद देश में हुए भूमि सुधार, जिससे कि कृषि का उद्धार हुआ, और उसी के साथ साथ देश में आया हरित क्रांति के बारे में देखेंगे। लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आखिर सारी समस्या क्या थी, कि किस तरीके से योजनाओं को बनाने में समस्याएं, जिसमें से पहली थी कृषि बनाम उद्योग और दूसरी थी सार्वजनिक क्षेत्र बनाम निजी क्षेत्र। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें तो आजादी के बाद मौजूद तीन मुख्य समस्या, जिसमें से दो का समाधान भारत ने कर लिया था, ये हमने पिछले दो चैप्टर्स के अंदर पढ़ा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं, आपको चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। तो अब हमारे देश के सामने थी तीसरी सबसे बड़ी समस्या, जो थी कि आखिर देश का विकास किया कैसे जाए। और ये एक तरफा समस्या नहीं थी, ये लंबी चलने वाली थी, इसी वजह से ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो चलिए आगे देखते हैं कि आखिर देश ने किया क्या। तो पहले ये देखते हैं कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी। एक कहानी की तरह हम पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करेंगे कि भारत की उस समय स्थिति क्या थी। तो अगर हम बात करें तो उस समय हमारे देश की मोस्टली जनसंख्या, यानी लगभग 70 से 75% जनसंख्या जो थी वो कृषि पर निर्भर थी। यानी हमारा क्षेत्र, हमारा जो देश था वो प्राथमिक क्षेत्र पर ज्यादा निर्भर था। इसी के साथ साथ उद्योगों का बहुत ज्यादा निराशाजनक विकास था, यानी देश में उद्योगों के नाम पर कुछ भी नहीं था। आधारिक संरचना यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी एक देश को जरूरत होती है, जैसे बिजली, सड़क, बाजार आदि, इन सब का बहुत ज्यादा अभाव था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास की क्या स्थिति थी। ज्यादातर जो जनसंख्या थी वो गरीब थी, और इसी के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं का भी देश के अंदर बहुत अभाव था, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब सुविधाएं भी देश के अंदर बहुत ज्यादा खराब थी। अब जब भारत इन सब स्थितियों के साथ आजाद हुआ तो भारत के सामने दो ऑप्शन थे विकास करने के। उसमें से जो पहला मॉडल था वो था समाजवादी मॉडल, जो उस समय सोवियत संघ में प्रचलित था, यानी जिसके आधार पर सोवियत संघ ने अपना विकास किया था। इसके अंदर होता क्या था कि हर चीज का उत्पादन, हर वस्तु का उत्पादन सरकार द्वारा किया जाता था, और देश में कोई निजी क्षेत्र नहीं होता था। निजी क्षेत्र के अभाव में सिर्फ ऐसी कंपनियां होती थी जो सरकार के अधीन होती थी, यानी सारा उत्पादन की प्रक्रिया का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? सरकार द्वारा। वहीं दूसरी तरफ थी पूंजीवादी व्यवस्था, जो उस समय अमेरिका के अंदर प्रचलित थी। इस व्यवस्था के अंदर निजी क्षेत्र तो होता था पर सार्वजनिक क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं होता था, यानी सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता था, और यह व्यवस्था उस समय अमेरिका में प्रचलित थी। अब इन दोनों विचारधाराओं को लेकर भारत के अंदर दो अलग अलग राय थी। कुछ लोग चाहते थे कि समाजवादी मॉडल अपनाया जाए, कुछ लोग चाहते थे पूंजीवादी मॉडल अपनाया जाए। तो अगर इसके बारे में हम देखें तो पहले आते वामपंथी। वामपंथी वो लोग थे जो गरीबों के साथ थे, जो कहते थे कि गरीबों को आगे बढ़ाना चाहिए, गरीब आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि विकास की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे गरीब लोग आगे बढ़ सके, और वो गरीब लोगों के लिए चिंतित थे। साथ ही वह चाहते थे कि गरीब लोगों के कल्याण के लिए व्यवस्था बनाई जाए। दूसरी तरफ थे दक्षिणपंथी। ये वो लोग थे जो पूंजीवाद के समर्थन में थे। ये चाहते थे कि अमीरों के लिए व्यवस्था बनाई जाए, ये चाहते थे कि नीतियों को सरल बनाया जाए, ये चाहते थे कि देश में सरकार के द्वारा ऐसे नियम लाए जाए जिससे निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिले। तो हुआ क्या, आखिर सरकार ने क्या कहा? एक तरफ वामपंथी थे गरीबों के हित वाले, दूसरी तरफ थे दक्षिणपंथी जो अमीरों के हित में थे। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने दोनों की बात सुनी। दोनों की बात सुनते हुए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, यानी उसने एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई जिसके अंदर कुछ व्यवस्थाएं, यानी जो अच्छी पूंजीवाद में लगी वो शामिल की, और साथ ही साथ कुछ विशेषताएं समाजवाद से ली गई। इस तरीके से भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। तो हम देखें कि आखिर मिश्रित अर्थव्यवस्था थी क्या। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद तथा पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को शामिल किया गया। देश में छोटे उद्योगों का विकास निजी क्षेत्र में किया गया, क्योंकि उस समय बड़े उद्योग खोलने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं था। तो निजी का मतलब प्राइवेट सेक्टर।
तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर उन उद्योगों का विकास किया गया जो छोटे थे, और साथ ही साथ बड़े उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधों पर ली। तो इस तरीके से हमारे देश के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था स्थापित हो गई। अब क्योंकि देश का विकास करना था तो उसके लिए प्लानिंग करनी थी। प्लानिंग के लिए हमारे देश ने अपनाया नियोजन की व्यवस्था को। नियोजन शब्द का अर्थ होता है प्लानिंग करना। अब प्लानिंग से हमारा मतलब क्या है कि पहले देखिए ये जो व्यवस्था थी ये सोवियत संघ से ली गई थी, यानी ये भी सोवियत संघ के अंदर प्रचलित थी। सोवियत संघ ने भी अपना विकास जो था वो कैसे किया था, प्लानिंग के द्वारा। तो उसी तरीके से भारत ने भी प्लानिंग यानी नियोजन के द्वारा अपना विकास करने की बात सोची। तो नियोजन होता क्या है? नियोजन का मतलब होता है कि वर्तमान में संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाना। कहने का अर्थ यह है कि अभी ये देखो कि हमारे पास क्या है, उसके हिसाब से ये डिसाइड करो कि हमें जाना कहाँ है, और उसके बाद प्लानिंग करो कि हम वहां तक जाएंगे कैसे। तो बेसिकली अभी वर्तमान में हमारे पास जितने संसाधन है उन्हें देखो, उसके बाद भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करो कि ठीक है अब हमारे को अपनी देश की अर्थव्यवस्था को यहां से वहां तक लेके जाना है, और उसके बाद उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाओ, यानी एक वे बनाओ, एक प्लान बनाओ। इसी पूरी प्रक्रिया को नियोजन बोलते हैं। बेसिकली ये प्लान करना कि किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ेगा, विकास करेगा, उसके लिए पूरी प्लानिंग बनाना ही नियोजन था। अब नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया गया, यानी सरकार ने लक्ष्य रखा कि हम प्लानिंग करेंगे और उस हिसाब से हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को चलाएंगे। आगे देखते हैं क्या हुआ। अब इस प्लानिंग को करने के लिए, इस प्लानिंग को बनाने के लिए किसी संस्था की जरूरत थी जो कि क्या करे, ये पूरी प्लानिंग बनाए। तो इस प्लानिंग के लिए सरकार ने किसका गठन किया? योजना आयोग का। तो योजना आयोग का गठन किस लिए किया गया? ताकि नियोजन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सके। तो नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में क्या किया जाना था? पंचवर्षीय योजनाएं बनानी जानी थी। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इन पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए क्या चाहिए था? कोई आयोग चाहिए था, कुछ लोग चाहिए थे जो इनका निर्माण करेंगे। तो इसीलिए किसे बनाया गया? योजना आयोग को। तो योजना आयोग बेसिकली क्या करता है? हमारे देश के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण यानी नियोजन का कार्य करता है। तो इन पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। और भारत में योजना आयोग कब बना? 1950 में। और इसका जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था? प्रधानमंत्री। और अभी भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। बस 1 जनवरी 2015 को इसका नाम योजना आयोग से बदलकर नीति आयोग रख दिया गया, यानी इसके नाम को चेंज कर दिया गया। काम अभी भी सेम ही है। अब जो नीति आयोग था उसकी फुल फॉर्म निकली नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग रख दिया गया और काम अभी भी वही सेम है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया। और इसका काम क्या था कि देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, यानी योजना बनाना कि कैसे देश विकास करेगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर पंचवर्षीय योजनाएं होती क्या है। तो पंचवर्षीय योजनाओं से हमारा मतलब होता है कि एक प्लानिंग करना। किस चीज की प्लानिंग करना? कि किस तरीके से हमारा देश अगले 5 साल में परफॉर्म करने वाला है, यानी हम कहाँ कितना पैसा खर्च करेंगे और हमारे पास कहां से कितना पैसा आएगा। तो ये जो पूरी प्लानिंग होती है इसी को बोला जाता है पंचवर्षीय योजना। इसे पंचवर्षीय इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये 5 साल के लिए किया जाता है, तो इसीलिए इसे पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। इसी तरीके से कुछ 1 वर्षीय 2 वर्षीय योजनाएं भी होती हैं जो कि इसी के साथ साथ चलती है। अगर एक लाइन में हम देखें तो सरकार के पास आय कहां से आएगी और वो खर्चा कहां और कितना करेगी, इसकी पूरी प्लानिंग को ही पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो हमारे भारत में जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी वो लागू की गई 1951 में, जो 5 साल तक चली, यानी 1956 में जाकर खत्म हुई। इसके जो मुख्य योजनाकार थे वो थे के.एन. राज, यानी इस योजना को बनाने वालों में से जो मुख्य थे वो थे के.एन. राज। इस योजना के जो उद्देश्य थे वो क्या थे कि ये कृषि पर केंद्रित थी, यानी जो इसका मुख्य फोकस था वो किस पर था? एग्रीकल्चर पर। देश चाहते थे, देश के नेता चाहते थे कि पहले एग्रीकल्चर का विकास हो। दूसरा उद्देश्य था देश को गरीबी से बाहर निकालना, कि देश गरीबी की चपेट से बाहर आए। जैसा कि हमें पता है कि देश में अधिकांश जनसंख्या गरीब थी, तो उन्हें गरीबी से बाहर निकालना जरूरी था। और तीसरा था भूमि सुधार करना। भूमि सुधार करने का मतलब है कि कृषि की व्यवस्था को सुधारना, भूमि की व्यवस्था को सुधारना। ये भी हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना के बाद आई द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना उसके ठीक खत्म होने के बाद शुरू हुई, यानी 1956 से 1961 में। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को 1956 में लागू किया गया और ये 1961 तक चली। इसके जो मुख्य योजनाकार थे वो थे पीसी महालनोबिस। अब क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में ज्यादा ध्यान कृषि पर दिया गया था, इसी वजह से इस पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया उद्योगों पर, ताकि उद्योगों का विकास किया जा सके। तो इसके अंदर जो मुख्य बिंदु थे वो ये थी कि इसमें जो मुख्य मोटिव रखा गया वो ये रखा गया कि बड़े उद्योगों का विकास किया जा सके, साथ ही साथ जो देशी उद्योग है, यानी जो हमारे ही देश के उद्योग हैं, उनको भी आगे बढ़ाया जा सके। आयात को कम किया जाए और निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, यानी दूसरे देशों से चीजें ना मंगाकर अपने देशों से चीजें दूसरे देशों में बेची जाए। और साथ ही साथ आधारिक संरचना जैसे बिजली, यातायात, इस्पात और संचार के साधनों का
विकास किया जाए। अब हमें ये समझना है कि आखिर उस समय मुख्य समस्याएं क्या थी, आखिर किस तरीके से जब हमारा देश आजाद हुआ तो कृषि में क्या समस्याएं थी। अभी हमने भूमि सुधार के बारे में पढ़ा ना, उसी को हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि आखिर समस्या क्या थी, फिर किस तरीके से उसका समाधान किया गया। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो कृषि में बहुत सारी समस्याएं थी, जिसमें से पहली थी कि जमींदारी व्यवस्था। उस समय जमींदारी व्यवस्था हुआ करती थी कि जमींदार अपने हिसाब से किसानों से टैक्स लेते थे और एक लमसम अमाउंट ब्रिटिश को जमा करा देते थे। इसके ऊपर ना तो कोई रूल था ना नियम, और वो क्या करते थे, किसानों का शोषण करते थे, क्योंकि वो जितना चाहते थे उतना टैक्स उनसे वसूलते थे। साथ ही साथ सिंचाई की सुविधाओं का अभाव था, देश के अंदर सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, इसके अलावा कोई उपलब्धता भी नहीं थी जिससे कि कृषि की सिंचाई की जा सके। ज्यादातर जो जमीन थी या ज्यादातर जो कृषक थे वो वर्षा पर निर्भर रहते थे, किसके लिए, सिंचाई के लिए। कृषि तो बहुत बड़े अमाउंट में की जाती थी, पर जो उत्पादन था वो उतना नहीं होता था। बहुत सारी जगह के अंदर कृषि की जाती थी, पर उसकी जो उत्पादकता थी वो उतनी नहीं होती थी। दूसरे देशों में जहां 1 हेक्टेयर के अंदर 40 टन गेहूं उपजता था, वहीं हमारे देश में केवल 2, ढाई, 4 टन गेहूं उपजा पाते थे हम। और इसका जो मुख्य कारण था वो था अच्छे बीज ना होना, अच्छी किस्म की खेती ना कर पाना, या फिर जमीन की जांच करके ठीक प्रकार की फसल ना उगाना। तो निम्न उत्पादकता की समस्या थी। इसी के साथ साथ समस्या थी खंडित जोतों की। खंडित जोतों का मतलब कि छोटे छोटे खेत हुआ करते थे, वो भी बटे हुआ करते थे, जिसमें कृषि करना पहली बात तो मुश्किल होता था और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता था। तो किया क्या गया, इन सब समस्याओं का समाधान कैसे किया गया, चलिए देखते हैं। तो हुआ क्या कि भूमि सुधार के कानून लाए गए। तो भूमि सुधार के अंतर्गत सबसे पहले तो जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। कृषकों को उनकी जमीन दे दी गई, यानी जो कृषक जहां पर खेती कर रहा था वो जमीन उसी को अलॉट कर दी गई और जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। इसके अलावा सिंचाई के लिए बांधों का निर्माण किया गया। बांध निर्माण के द्वारा सिंचाई की समस्या का समाधान किया गया। इसके अलावा भूमिगत जल का प्रयोग करके सिंचाई की व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की गई। इसी के साथ साथ उत्पादकता बढ़ाने के लिए अच्छे किस्म के बीज और उर्वरक उपलब्ध कराए गए, और साथ ही साथ साथ खंडित जोतों को समाप्त किया गया, यानी बहुत सारे छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बड़े खेत बना दिए गए और सामूहिक कृषि को प्रोत्साहित किया गया। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्योंकि उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जैसा कि अभी हमने देखा कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ध्यान दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना खत्म होते होते देश के अंदर कृषि की हालत और ज्यादा खराब हो गई, और देश के अंदर क्या आ गया, खाद्यान्न संकट। खाद्यान्न संकट क्यों आया, किस वजह से, ये देखते हैं हम। कि पहली बात तो कि पंचवर्षीय जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दे दिया, जिससे भारत में खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ गई। दूसरा कि 1962 में हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ, जिससे संसाधनों में और कमी आई और स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। और साथ ही साथ क्योंकि अब हमें अमेरिका से आयात करना पड़ रहा था खाद्यान्न, तो अमेरिका भी हमारे ऊपर दबाव बनाने लगा कि अगर आप हमारे से खाद्यान्न आयात करोगे तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, जबकि भारत तो गुटनिरपेक्ष देश था। तो इन सब समस्याओं की वजह से कहीं ना कहीं हमारे नेताओं ने महसूस किया कि हमें देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। इसी चीज को देखते हुए देश के अंदर कुछ नीतियां लाई गई और देश में आई हरित क्रांति। तो आखिर हरित क्रांति थी क्या, कैसे आई, ये देखेंगे हम। देखते हैं जरा कि हरित क्रांति उस दौर को कहा गया जब भारत में खाद्यान्न उत्पादन में एकदम से अत्यधिक वृद्धि हो गई। यानी कहने का मतलब है कि देश में जितना खाद्यान्न उत्पादन पहले हो रहा था उससे बहुत ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन देश में होने लगा। और ये दौर था 1964 से लेकर 1967 और इवन 70 तक का, बट मेन था 64 और 67 का। तो आगे अगर हम देखें कि हरित क्रांति आखिर आई कैसे, सरकार ने ऐसा क्या किया। तो देखिए हुआ क्या कि अभी तक सरकार ज्यादा गरीब किसानों पर ध्यान दे रही थी और मध्यम दर्जे के किसान या अमीर किसान उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने कोशिश की कि इन सब पर ध्यान दिया जाए, और उसने अब उन किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराए, उन किसानों को भूमि के अनुसार उत्पादन की सलाह दी जो कि अच्छी स्थिति में थे और अच्छा उत्पादन कर सकते थे। तो उन्होंने मध्यम दर्जे के किसानों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, उन्हें अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराए सस्ती दरों पर, उन्हें प्रशिक्षित किया कि वो अपनी भूमि के अनुसार उत्पादन कर सके, और साथ ही साथ किसानों को और अधिक सहायता उपलब्ध कराई, जिसकी वजह से उत्पादकता में एकदम से वृद्धि आई और देश खाद्यान्न संकट से एटलीस्ट बाहर निकला। अब इसके प्रभाव क्या हुए, आखिर परिणाम क्या हुए, किस तरीके से हरित क्रांति प्रभावशाली रही। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। खाद्यान्न का मतलब होता है खाने योग्य अन्न। तो हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या रहे, तो हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव के अंदर जो सबसे बड़ा प्रभाव रहा वो ये रहा कि खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई, यानी खाने योग्य जो अन्न होता है जैसे कि गेहूं, चावल, चना, बाजरा, इन सब के उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई। इसी के साथ साथ एटलीस्ट खाद्यान्न के मामले में तो भारत आत्मनिर्भर बना, यानी हमारे किसानों ने कमाल करके दिखाया और हमारे को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। साथ ही साथ कृषि में नई तकनीक का प्रयोग होना शुरू हुआ क्योंकि लोगों को प्रोत्साहित किया गया
किसके दौरान? हरित क्रांति के दौरान, कि वो क्या करें, अच्छी तकनीक का प्रयोग करें, अच्छे से कृषि करें। इसी के साथ साथ मध्यम कृषक वर्ग का उदय हुआ। मध्यम कृषक वर्ग के उदय का मतलब कि एक मंझोले दर्जे का कृषक वर्ग उभरा, जो ना तो ज्यादा अमीर था और ना ज्यादा गरीब था। इसी के साथ साथ कृषि में व्यापारीकरण की शुरुआत हुई। पहले तक जहां किसान सिर्फ अपने यूज के लिए अनाज उत्पादन किया करते थे, अब वो उसे बेचने के लिए भी यूज करने लगे। अब इसके नकारात्मक प्रभाव क्या हुए? जैसे हर चीज के कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, वैसे हरित क्रांति के भी कुछ नकारात्मक प्रभाव थे, जिसमें से सबसे पहली चीज तो ये थी कि सिर्फ कुछ चीजों के उत्पादन में ही वृद्धि हुई, जैसे कि चावल और गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, इन सब के उत्पादन में ही वृद्धि हुई। बाकी सारी फसलों की हालत वैसी ही रही जैसी पहले थी। इसी के साथ साथ हरित क्रांति का प्रभाव जो था वो देश के सिर्फ उत्तरी भाग में देखने को मिला, और वो भी ज्यादातर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब जैसे इलाकों में देखने को मिला। बाकी पूरे देश के अंदर इसका कोई प्रभाव नहीं रहा। अब हुआ क्या इससे कि अमीर और गरीब किसानों के बीच का अंतर और बढ़ गया, यानी जो अमीर थे वो और ज्यादा अमीर हो गए और गरीब किसान और ज्यादा गरीब हो गए, क्योंकि उन्हें इतनी सहायता नहीं दी गई। साथ ही साथ हरित क्रांति का संपूर्ण फायदा पूरे भारत को नहीं हुआ, यानी ये जो पूरी प्रोसेस चली, इसका जो पूरा फायदा था वो पूरे भारत को नहीं हुआ, सिर्फ कुछ क्षेत्र भर को ही हुआ। अब अंत में हम देखेंगे कि आखिर इन सब चीजों में इतनी समस्या क्या थी, आखिर क्यों सब लोग इतने कंफ्यूज थे, आखिर क्यों विकास करना देश के अंदर इतना मुश्किल था, आखिर क्यों ये सब चीजें इतनी ज्यादा कठिन थी। तो देखते हैं कि आखिर मुख्य विवाद के मुद्दे क्या थे। तो सबसे पहला मुद्दा था कृषि बनाम उद्योग। अब इससे हमारे को सबसे पहले ये समझना होगा कृषि बनाम उद्योग का मतलब क्या है। कि कहने का मतलब ये है कि जब योजनाएं बनानी शुरू की गई तो उस समय सभी योजनाकारों के मन में जो एक सबसे बड़ा सवाल था कि किसे ज्यादा महत्व दिया जाए। किसे ज्यादा महत्व देने का मतलब है कि कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया जाए या फिर उद्योगों पर। अब ये सवाल इसीलिए उठा क्योंकि देखिए कृषि भी जरूरी है और साथ ही साथ उद्योग भी जरूरी है। एक तरफ जहां कृषि इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी, खाने के लिए जो चीजें चाहिए वो सब तो यहीं से आएंगी, और इसी के साथ साथ उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि से ही मिलेगा। दूसरी तरफ उद्योग इसीलिए जरूरी है क्योंकि उद्योग ही उन सब चीजों को प्रोसेस करेंगे, लोगों को रोजगार दिलाएंगे, देश को विकास की ओर लेकर जाएंगे। तो इन सब चीजों के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही थी, क्योंकि दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो किस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, कृषि को आगे बढ़ाया जाए या उद्योगों को। और जैसा कि हमने देखा कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ाया गया तो उद्योग पिछड़ गए, दूसरी में उद्योगों को बढ़ाया गया तो कृषि पिछड़ गई। तो ये समस्या हमेशा योजनाकारों के सामने बनी रही कि आखिर किस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, कृषि पर या उद्योगों पर। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट समस्या थी वो थी निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि आखिर किस क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जैसा कि हमने देखा कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, हमारे पास कुछ निजी क्षेत्र भी था और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र भी। तो एक तरफ जहां निजी क्षेत्र को अपनाने की ये फायदे थे कि देश के अंदर निजी क्षेत्र ज्यादा होने से विकास की गति ज्यादा तेज होगी, साथ ही साथ इसके अंदर भ्रष्टाचार या निम्न उत्पादकता जैसी समस्याएं कम होंगी। पर इसका एक नुकसान ये था कि इससे समाज कल्याण नहीं हो सकता, सबका समान कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि जो निजी क्षेत्र होगा, निजी व्यक्ति होगा, वो सिर्फ अपने कल्याण के बारे में सोचेगा। दूसरी तरफ था सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र से समाज कल्याण तो किया जा सकता था, पर तेजी से विकास करना नहीं हो सकता था बिल्कुल भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। और इसी के साथ साथ इसमें भ्रष्टाचार और निम्न उत्पादकता जैसी समस्याएं भी बहुत ज्यादा थी। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए योजनाकारों के लिए ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस क्षेत्र में कौन सी चीजें मुहैया कराई जाए, यानी कौन से उद्योगों को किस क्षेत्र में खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। इन्हीं सब चीजों की वजह से भारत की जो विकास की यात्रा थी वो बहुत ज्यादा मुश्किल रही। तो ये था हमारा तीसरा चैप्टर। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर नहीं है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप कोई कमी या कोई सजेशन बताना चाहे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।